उत्तर प्रदेश में आजकल सीएम योगी की दो ही चीजें चर्चा में हैं, एक अपॉइंटमेंट और दूसरा इनविटेशन। अपॉइंटमेंट बदमाशों का यमराज से और इनविटेशन अवैध कब्जा तहस नहस करने के लिए बुलडोजर को। इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में बेहद अहम साबित हो रहा है। एक तरफ क्राइम करके भागते अपराधियों के लिए योगी फोर्स यमराज बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कानून को चुनौती देने वालों का बुलडोजर इलाज कर रहा है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि योगी फोर्स बोलती कम ठोकती ज्यादा है। पहले इसका सबूत देखिए। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। जी हाँ, योगी फोर्स बोलती कम है, ठोकती ज्यादा है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। इस बात को साबित करने वाले आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले साक्षात सबूत के रूप में ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां योगी फोर्स ने 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश गुरसेवक को ढेर कर दिया, जबकि दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने मार गिराया। वहीं मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश दबोचे गए, तो सोनभद्र में पुलिस ने एनकाउंटर में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। सीएम योगी ये बात यूं ही नहीं कह रहे। लखनऊ में हुए एनकाउंटर उनकी बात पर मुहर लगा रहा है। उन्नाव के कैब ड्राइवर का पहले अपहरण और फिर सीतापुर में उसकी हत्या करने वाला 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक कानून को चुनौती दे रहा है। गुरसेवक पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी और आर्मसेट समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। शाहजहांपुर पुलिस ने गुरसेवक पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि लखनऊ पुलिस ने भी इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। पारा थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास पुलिस ने गुरसेवक को घेरा तो वो कार से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। आगरा एक्सप्रेसवे पर जवाबी कार्रवाई में गुरसेवक मारा गया। ये वही जगह है जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ को अंजाम दिया है। जब गुरु सेवक फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसने जो है इनकाउंटर से पहले भागने की भी कोशिश की। बाकायदा इस जाली से उसने जो है सर्विस रोड की तरफ जाने की पूरी कोशिश की। जब गुरु सेवक को ये लगा कि पुलिस ने उसको घेर लिया है तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गुरु सेवक को गोली लगी और वो जो है अस्पताल पहुंचा, जब वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की की मौत हो गई। शहजाद 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी था। सरूरपुर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम से उसका आमना सामना हुआ तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शहजाद मारा गया। शहजाद पर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 5 साल की सजा काटने के बाद निक्की जो था वो बाहर आया था। बाहर आते ही निक्की ने फिर से ही अपने आपराधिक इतिहास को बढ़ाने की कोशिश की और रेप पीड़िता के घर पर पहुंचकर उसे धमकाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए इसकी घेराबंदी के दौरान निक्की और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी निक्की और शहजाद जो है वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। 2017 में सूबे की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही अपराध और अपराधियों को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर अमल किया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी कितने संजीदा थे, उसकी गवाही ये आंकड़े देते। बीते 8 सालों में योगी फोर्स ने 14,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 200 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 9,000 से भी ज्यादा अपराधी हाफ एनकाउंटर में लंगड़े किए जा चुके हैं। इसमें हम लोगों के पास अब अच्छे हथियार हैं और हमारी सर्विलांस टीम और हमारी जो क्राइम टीम है, इनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और कुल मिला के ये सब चीज़ों से हम लोगों को इसमें सही लोकेशन मिलती है, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से ये इनकाउंटर पहले से कर पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी फोर्स बोलती कम और ठोकती ज्यादा है। आलम यह है कि दूसरे राज्यों में योगी फोर्स जैसी फोर्स की डिमांड होने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। तो वो काम हमारे गुजरात में भी अगर चालू हो गया तो अभी 30-35 साल से भगवा है,
आने वाले 70 साल तक ये भगवा झुकने वाला नहीं है मेरे मित्रों। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार की सख्ती का ही असर है कि सूबे में अपराध की दर में लगातार गिरावट आ रही है। सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी को अपराध मुक्त करने का ये मिशन यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपॉइंटमेंट की कहानी आपने देख ली, अब बात इनविटेशन की। यूपी में जहां भी कब्जा गैंग की करतूत सामने आती है, वहां उसके लिए इंसाफ वाले बुलडोजर को इनवाइट किया जाता है। बुलडोजर को यूपी के 2 जिलों से इनविटेशन भेजा गया है। काशी में जहां बुलडोजर के आने से विकास मार्ग का नवनिर्माण होगा, तो वहीं बरेली में बुलडोजर की आहट से मुस्लिम मोहल्लों में जरा घबराहट है। चौड़ीकरण के संरेखण से प्रभावित भूमि व भवन स्वामी मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नदेसर वाराणसी में जमा करने का कष्ट करें। दाल मंडी की गलियों में मुआवजे की मुनादी की जा रही है। दुकान और मकान मालिकों से जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग का नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। रविवार यानी छुट्टी का दिन, लेकिन योगी सरकार के अफसर छुट्टी के दिन रात में भी ड्यूटी पर थे और बुलडोजर के लिए इनविटेशन बांट रहे थे। इस नोटिस में मकान, दुकान खाली करने के निर्देश है, संपत्ति के कागज पेश करने का आदेश है, साथ ही ये बुलडोजर एक्शन का इनविटेशन भी है। चौड़ीकरण के संरेखण से प्रभावित भूमि व भवन स्वामी मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नदेसर वाराणसी में जमा करने का कष्ट करें। सीएम योगी के आदेश पर दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण की कवायद तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रविवार को भी एक्शन में थे। बुलडोजर कार्रवाई की जद में आने वाली कुल 186 इमारतों पर नोटिस चस्पा किया गया है। सभी को 16 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। जिनके पास अपनी संपत्ति के कागज मौजूद हैं, वो मुआवजा लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो लोग टेंशन में हैं जो दाल मंडी इलाके में सालों से अवैध कब्जे की दुकान चला रहे हैं, क्योंकि नोटिस में साफ लिखा है किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। नोटिस के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि मॉडल सड़क प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने अपने 51वें काशी के दौरे पर किया था। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 215.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 186 भवन और दुकान मालिकों को 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में प्रोजेक्ट की जानकारी से इनकार वही लोग कर रहे हैं जिनकी नीयत में खोट है। ऐसे में अवैध कब्जे वाली नीयत पर चोट करने के लिए बुलडोजर को इनविटेशन भेजा गया है। काशी की तरह ही बरेली में भी बुलडोजर को इनविटेशन दिया गया है, क्योंकि कब्जा गैंग ने यहां अवैध तरीके से 27 मकान बना डाले हैं। ये महिलाएं हैरान परेशान हैं, क्योंकि 27 परिवारों को एक साथ नगर निगम का नोटिस आया है। प्रशासन का साफ आदेश है कि शाहबाद मोहल्ले में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके 27 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 26 मकान तो भाईजान के ही हैं। शाहबाद में कोड़ा पीर के पास में नगर निगम और विद्यालय की जमीन है, उस पे लगभग 27 जो है अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं। उनको भी नोटिस सर्व किया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है कि अब उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संभल की ही तरह योगी सरकार बरेली की सर्जरी कर रही है। पहले दंगाइयों का इलाज हुआ, फिर उनके हमदर्दों पर नकेल कसी गई और अब बारी उस कब्जा गैंग की है जो सरकारी जमीन पर मनमानी वाली इमारत बनाए बैठे हैं। सरकारी नोटिस आया तो मियां भाई वक्फ की दुहाई देने लगे। नगर निगम जिस जमीन को अपना बता रही है, उसे कब्जा गैंग वक्फ की जागीर बताने में जुट गया है। नोटिस चुकाए और अल्टीमेटम 15 दिन का दे करके गए हैं, ये कह करके कि आप इन जगह का खाली करें, नहीं जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे, तोड़ फोड़ के भी। किसकी जमीन बता रहे हैं? ये जमीन वक्फ की जगह है। अच्छा, नगर निगम वाले क्या कह रहे हैं? नगर निगम कह रहे हैं हमारी है, और हम लोग यहाँ पर सन 82 से रह रहे हैं। भाईजान का दावा है कि ये जमीन वक्फ की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वक्फ संपत्ति ना खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है, तो मियां भाई ने यहाँ घर कैसे बना लिया? यानी शाहबाद के 27 मकान पूरी तरह से अवैध हैं, जिस पर बुलडोजर चलना तय है।
इसमें संदिग्धता ये है कि इनके यहाँ सट्टे वगैरह का भी व्यापार होता है, लड़कियों का व्यापार होता है इनके कुछ घरों में, और इनकी जो गतिविधियां हैं, जो हमारे बरेली में अभी बरेली को आग में झोंकने की कोशिश हुई थी, वहाँ से भी इनकी संदिग्ध गतिविधियां हैं। और जो 2010 में पहले जो दंगा हुआ था और उसमें बरेली झुलसा था, और उसमें भी कुछ लोगों के नाम आए थे, कुछ लोग इसमें से पकड़ के भी गए थे। बरेली दंगे के बाद इस मोहल्ले से 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में दावा ये भी है कि अवैध मोहल्ले को गैर कानूनी धंधों का अड्डा बना दिया गया, शायद इसलिए अवैध अड्डे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिवाली से पहले भोपाल टू मुंबई हिंदू संगठनों का अभियान शुरू हो चुका है। भोपाल में तो बाकायदा होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि दीपावली में खरीदारी सिर्फ सनातनियों से ही करें, गैर हिंदुओं से खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। हिंदू संगठनों की दलील है कि जो दिवाली मनाते ही नहीं है वो दिवाली में दुकान ही क्यों लगाते हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, यानी गैर हिंदुओं से दिवाली की खरीदारी ना करें, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहता नजर आ रहा है। ये देख लीजिए भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग आपको लगे नजर आएंगे जिन पर लिखा हुआ है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही होर्डिंग्स टांग दिए हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल अब की दिवाली सनातन वाली होना चाहिए। हिंदू हिंदू की दुकान से खरीदे, बिल्कुल हिंदू, सिर्फ हिंदू जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन्हीं से सामान खरीदे, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। और मुसलमानों से भी खरीद लीजिए। नहीं, मुसलमान अपना त्योहार नहीं मनाते ना भाई साहब। क्यों? वो दिवाली नहीं मनाते ना भाई साहब, वो सनातनी को मानते कहाँ हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक है, बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, जो अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगी। इस बीच भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। हिंदूवादी संगठनों ने अभियान छेड़ दिया है कि ये दिवाली सनातन वाली हो। मध्य प्रदेश में अपील हो रही है कि दिवाली पर खरीदारी गैर हिंदुओं से न की जाए, मतलब भाईजान के बने हाथों के सामान इस दिवाली आपके घर ना आए। एमपी में ही नहीं, ऐसी आवाज मुंबई में भी बुलंद हो रही है कि दिवाली आई है तो हिंदुओं के घर आबाद हो, गैर हिंदू से खरीदारी न हो। पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता हम अपने हिंदू समाज के उस गरीब तबके को दें। दिवाली किसको मनाना है उसको मनाना है, गौ माता की पूजा किसको करना है उसको करना है, लक्ष्मी माता की पूजा करना है उसको करना है। अगर उसकी दिवाली, उसके घर में सामान नहीं बिकेगा, उसका सामान नहीं बिकेगा, दिवाली कैसे अच्छे से मनाएगा, उस अपने बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेगा, इसलिए उसका त्योहार अच्छा मने। हिंदू संगठनों की दलील है कि उनका फंडा बिल्कुल सीधा सा है। सनातनी त्योहार में अगर किसी सनातनी के घर में 2 पैसे आएं तो उनका त्योहार मन पाता है। दिया बेचने वाले, झालर बेचने वाले, मूर्तियां बेचने वाले कोई धन्ना सेठ नहीं होते, लिहाजा अगर खरीदारी इन गरीब हिंदुओं से होती है तो उनका भी त्योहार अच्छा मनेगा। दूसरी ओर वो लोग हैं जिनका त्योहार से कोई सीधा सरोकार नहीं है, वो बस इसे मुनाफा कमाने का जरिया मानते हैं। इसी दलील के साथ कई हिंदू संगठनों ने रक्षाबंधन पर सिर्फ सनातनियों से राखी खरीदने की अपील की थी, दुर्गा पूजा के मौके पर सिर्फ सनातनी कारीगरों से मूर्ति खरीदने की अपील की थी, कांवड़ यात्रा के दौरान गैर हिंदू दुकानों के होटलों और रेस्टोरेंट की चेकिंग की गई थी, होली पर गैर हिंदुओं से अलग रहने की अपील की गई थी, गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री बंद कर दी गई थी। जगताप जैसा एक बंदा उठ के बोलता है कि हिंदूज की जो है वो मुसलमानों से मत खरीदी करो। आपको पता है हिंदू मुसलमान अभी यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान पता ही नहीं चलेगा आपको। ये हमारे सर है, बोरी काका है, ही इज अ मुस्लिम। अभी इनके बाजू में ही आप देख लो एक महाराष्ट्रन खड़ा है, वो दीपावली का दिया खरीदने आया है, तो क्या इनको बोलेंगे कि मत खरीदो। हिंदू संगठनों का तर्क है कि सनातनी त्योहारों से गैर हिंदुओं को दूर रखने का मतलब उनका विरोध नहीं है, सिर्फ शुद्धता का ख्याल है, और जिनका त्योहार से कोई लेना देना नहीं वो त्योहार में शिरकत करें ये ठीक भी नहीं। ये होते कौन है कि हिंदुओं से मत खरीदो, मुसलमानों से मत खरीदो, मुसलमान कर्मचारी मत रखो, उनसे मेहंदी मत लगवाओ, उनको कर्मचारी मत रखो मुसलमान। ये किस तरह की बात हो रही है देश के अंदर? आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा, हिंदू नहीं आएंगे आपकी दुकान पे दिवाली खरीदी। बिल्कुल आएंगे, हिंदू भी आएंगे और मुसलमान भी जाएंगे। ऊपर वाले ने ना हमको दिमाग दिया, हम रोटी खा रहा है, घास नहीं खा रहा है। पर ये जो लोग अपील कर रहे हैं, ये चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मालूम है कि साहब हमारा त्यौहार है तो मालूम है हमें, अरे आज मैं हूँगा, मेरे मालूम है आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुलाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी दिवाली पर खरीदारी सिर्फ हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की जा रही है।
आता दीपावलीच्या निमित्तानं देखील इथं आता बाजारपेठ आहे. मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करत, जो जो दीपावलीच्या निमित्तानं काही खरेदी करत, एक लक्षात घ्या, ती खरेदी करत असताना आपला पैसा, आपली खरेदी आणि आपल्यातला जो नफा भेटल तो फक्त आणि फक्त हिंदू माणसालाच झाला पाहिजे. अशा प्रकारची दीपावली अपन प्रत्येकाने साजरी करें। दिवाली को लेकर दो बातें समझनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये मामला सीधे कारोबार से जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ जब अपील करते हैं कि स्वदेशी खरीदें, तो इसका मतलब है मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। स्वदेशी के बाद दूसरा मुद्दा है गरीब हिंदू घरों में दिवाली पर 2 पैसों की आमदनी और शुद्धता की। जो लब जिहाद करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं, जो गाय को पूजते नहीं है, दीपावली नहीं मनाते, हम उनकी दुकानों से क्यों खरीदारी करें? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कह रहा है कि भोपाल में सुनियोजित तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसलिए हिंदुओं को मजबूत करना है तो अपना त्योहार अपनों से व्यवहार ही करना होगा। हिंदू सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करें। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। अब तक आपने देखा होगा कि कट्टरपंथी गैंग योगी फोर्स से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन के लिए आगे करते हैं, लेकिन अब इसी पैटर्न को गौकशी के आरोपी भी अपनाने लगे। योगी फोर्स एक हिस्ट्री शीटर को समन देने उसके घर पहुंची, लेकिन आरोपी के घर की महिलाओं ने खाकी पर जानलेवा हमला कर दिया। हिस्ट्री शीटर का परिवार खाकी पर किया वार, आक्रामक हुई महिला, योगी फोर्स पर हमला, वर्दी फाड़ी, गला दबाया, हिस्ट्री शीटर को मौके से भगाया। यूपी पुलिस के खौफ से प्रदेश में अपराधी कांपते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों पर ही जानलेवा हमला कर दिया? वो कौन लोग हैं जो कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं? योगी फोर्स गोकशी के आरोपी हिस्ट्री शीटर आसिफ को समन देने उसके घर पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों का सामना आसिफ और उसके 2 साथियों से हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी ने हिस्ट्री शीटर को पकड़ने की कोशिश की तो घर की महिलाएं पुलिस वालों से भिड़ गईं। एक महिला ने जहां वीडियो बना रहे पुलिस वाले का फोन छीनने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी महिला ने पुलिस वाले की वर्दी पकड़कर उसे गिराने की कोशिश की। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां हिस्ट्री शीटर आसिफ के पूरे परिवार ने पुलिस वालों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी गई, उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। आरोपियों ने दरोगा का गला दबा दिया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पहले से ही 2 उसके हिस्ट्री सीटर साथी और भी बैठे थे। पुलिस को देखते ही पुलिस का वीडियो बनाकर उन पर दबाव बनाने के लिए भद्रता करने लगे। जब पुलिस के द्वारा समझाया और मना किया गया तो मुजामत करने का प्रयास करने लगे। तत्काल चौकी इंचार्ज के द्वारा थाने को सूचना दी गई। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उसमें से 2 हिस्ट्री सीटर फरार हो गए तथा एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। फिलहाल हिस्ट्री शीटर आसिफ पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि पुलिस पर हमला करने वाले नजाकत, मोहम्मद अकरम और एक अज्ञात महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपियों ने खाकी के इकबाल को चैलेंज किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी फोर्स इन हमलावरों के खिलाफ ऐसा एक्शन लेगी जो अपराधियों के परिवार वालों के लिए एक नजीर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में बुलडोजर को इनविटेशन की रिपोर्ट अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ऐसा सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी आए दिन बुलडोजर को न्योता मिल रहा है। इस बार ऐसा हुआ है जबलपुर में, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाने की साजिश को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। हमारी सरकार किसी भी अपराध के अपराधी को नहीं छोड़ेगी। कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। अवैध कब्जे के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने मध्य प्रदेश में छेड़ रखी है, उसी के तहत पीला पंजा एक बार फिर से गरजा है। जिस जगह पर यह बुलडोजर चल रहा है वो सरकारी जमीन है, लेकिन इस पर कुछ कट्टरपंथी अवैध रूप से मदरसे का निर्माण करने में जुटे थे। हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने प्रशासन से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। बस फिर क्या था, बुलडोजर ने मियां भाई के मंसूबों को वक्त रहते ही जमींदोज कर दिया। ग्राम कोतवाली की शासकीय भूमि खसरा नंबर 135 पर 920 वर्ग फुट पर तकसीम बानो एवं अन्य लोगों द्वारा पिलर बीम भर के कब्जा कर लिया था, जिसे न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया। बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात आज बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। आयशा नगर इलाके की ये पूरी जमीन सरकारी है, जिस पर यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी कब्जा करने की फिराक में थी। ये भी आरोप है कि बाहर से हो रही फंडिंग के जरिए इस सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण कराने की साजिश की जा रही थी। यहाँ पे अवैध मदरसे का निर्माण हो रहा था, साकी भूमि में था, तो लैंड जिहाद हो रहा था। तो हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार ने उसमें जांच की और जांच होने के बाद सही पाया गया। तो आज हम लोग अपनी खुद की जेसीबी लेके आए थे और तोड़वाए हम लोगों ने। इस एरिया से कोई नबी हैं, उन्होंने ये नाजायज तरीके से मदरसे का निर्माण किया था हमारे, तो मदरसे के लिए जमीन प्लेंथ कर लिया। तो ये लैंड जिहाद का विषय था, इसके लिए हिंदू धर्म सेना की पूरी टीम ने ज्ञापन दिया था और उसको एक्टिव करने के लिए शासन की पूरी मदद मिली, जिससे ये निर्माण को हटाया गया। मोहन यादव सरकार ने चेतावनी दे रखी है कि सरकारी जमीनों पर कहीं भी कब्जा किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बावजूद इसके आयशा नगर में कुछ कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आए। हालांकि वक्त रहते ही बुलडोजर ने उनका इलाज कर दिया। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेक्सस ध्वस्त होने के बाद लगा था कि गजवाए हिंद वाली साजिश भी ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन धर्मनगरी प्रयागराज से मौलाना हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी ने बता दिया कि अभी भी यूपी में धर्मांतरण के कई ठेकेदार एक्टिव हैं, जिनके मायाजाल में फंसकर भोले भाले हिंदू धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब योगी फोर्स प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धर्मांतरण गैंग पर प्रहार कर रही है। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। अभद्र रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। हमें ऐसे कानूनियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा। गज़वाए हिंद की साजिश को अंजाम देने वाले धर्मांतरण गैंग का एक और मौलाना बेनकाब हुआ है। हिंदू बेटियों से छल करने वाले ग्रूमिंग गैंग का एक और प्यादा योगी फोर्स के हत्थे चढ़ा है। राजधानी लखनऊ हो या धर्म नगरी प्रयागराज, कट्टरपंथी गिद्धों की नजर हिंदू परिवारों पर गड़ी हुई है। कोई गरीब परिवारों का ब्रेन वॉश कर रहा है तो कोई प्यार के फरेब में हिंदू बेटियों को फंसा रहा है। जिस प्रयागराज को हिंदू आस्था का केंद्र माना जाता है, वहीं पर मौलाना हिदायतुल्लाह धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। मौलाना का जुर्म दुनिया के सामने आया तो उसके मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। ये वो घर है मौलाना हिदायतुल्लाह का, जो जेडी इंटर कॉलेज में उर्दू का शिक्षक भी था। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हुई है धर्मांतरण के एलिगेशन में। उसको जेल भेजा जा चुका है और उसके इलाके की अगर बात करें तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटे का माहौल है और इस सन्नाटे के पीछे डर और भय वजह बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिदायतुल्लाह के धर्मांतरण रैकेट में कई और मौलाना भी शामिल हैं, जो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। हिदायतुल्लाह के निशाने पर गरीब हिंदू परिवार रहता था, जिन्हें पैसों का लालच दिया जाता था। गरीबी के चलते जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, उन्हें शादी का
झांसा दिया जाता था। रोजगार और समाज में बराबरी का हक देने का झांसा देकर हिदायतुल्लाह पहले भोले भाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता और फिर उन्हें इस्लाम कबूल कराता था। पुलिस को हिदायतुल्लाह के घर से फर्जी तरीके से निकाहनामा और स्टैम्प भी मिले हैं। धर्मांतरण का ठेकेदार मौलाना 25 साल पहले खुद भी हिंदू था, लेकिन कट्टरपंथियों की संगत ने उसका धर्म ही नहीं, उसकी नीयत भी बदल दी। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए हिदायतुल्लाह ने टीचर वाला लबादा ओढ़ रखा था। इस वक्त पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस की फायरिंग में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों के हमले में 48 पुलिस वाले ढेर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में रावलपिंडी तक खलबली मची हुई है। हुक्मरान मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं कि सरहद पर अफगान से पिट रहे हैं और घर में टीएलपी। प्रदर्शनकारियों ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये खाक हो चुके गाजा की तस्वीर नहीं, ये बर्बाद सीरिया या लेबनान की भी तस्वीर नहीं, ये तस्वीर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। गोलियों की बौछार, प्रदर्शनकारियों का पथराव, गुस्से से उबलती आवाम की आगजनी, सड़क पर खून ही खून। पाकिस्तान में नरसंहार का दौर जारी है। रावलपिंडी में बैठे जनरल कायर के हुक्म पर फौज और पुलिस कत्लेआम कर रही है। उफनती भीड़ पर पुलिस जल्लाद की तरह टूट पड़ी है। चुन चुनकर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अफगान पठानों के हाथ पिटे फौजी अपनी ही आवाम के खून के प्यासे बन चुके हैं। जनरल कायर ने अब तक कितनी लाशें बिछा दी, अब तक कितने हुए जख्मी, कितनों का उजड़ा आशियाना, कितनों का कारोबार हुआ तबाह, ठीक ठीक आंकड़ा किसी के पास नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी ने दावा किया है कि पुलिस फायरिंग में अब तक उनके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी को भी 3 गोलियां लगी हैं। रिजवी की हालत नाजुक बनी हुई है। वैसे साद रिजवी पाकिस्तान में कट्टरपंथ का सबसे नया चेहरा है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल है जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हुक्मरानों का, जो अब नरसंहार पर उतर आए हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे, लिहाजा पेशावर बंद कर दिया गया है। लाहौर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद में शटर डाउन है। कराची में कोहराम मचा है। मुरीदके में सड़कों पर मौत नाच रही है। बिहारी में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मौलाना साद रिजवी को सिर्फ गोली नहीं मारी गई, जनरल कायर ने साद रिजवी के घर की महिलाओं को उठवा लिया है। पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है। टीएलपी इस्लामाबाद मार्च के लिए निकली है। 2 दिनों से मुरीदके में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि फौज ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी मुरीदके में आज सड़कें लाल हुई हैं। 2 दिन पहले ओपन फायरिंग में 20 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में डूब चुके हैं। एक ओर सरहद पर तालिबान से लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर देश के अंदर आवाम सड़क पर उतर आई है। सड़कों पर भीड़, जलती बसें और गोलियों की आवाजें पूरे मुल्क में गूंज रही हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के साथ गाजा शांति योजना को मंजूर कर लिया है। टीएलपी का कहना है कि ये कदम इस्लाम और फिलिस्तीन के साथ धोखा है। बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पिट रहा है। पठान की गोलियों ने पाकिस्तानी सेना को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के अब तक 60 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान घायल हुए। पाकिस्तान घर की सरहद पर पिट रहा है। पाकिस्तान घर के भीतर पिट रहा है। न चीन सुन रहा है और न अमेरिका ध्यान दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घुसपैठिए वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। अखिलेश यादव को याद दिला रही है कि यूपी में कौन कौन घुसपैठिया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया कि वो तो घुसपैठियां हैं। रोहिंग्या घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, पाकिस्तान से घुसपैठ। अब तक आपने इन सारे घुसपैठ को समस्या की तरह देखा समझा होगा, लेकिन यही घुसपैठ जब सियासत में एंट्री ले ले तो मामला देश के बाहर से आने वालों का नहीं, देश के भीतर वोट बैंक पर आकर टिक जाता है।
हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया हैं, तो जाहिर है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तूफान मच जाता है। सियासी समझ पर सवाल उठने लगते हैं कि योगी, जिन्होंने 8 सालों की सत्ता में यूपी का कायाकल्प करने की हर संभव कोशिश की, वो घुसपैठिया कैसे हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की डिक्शनरी में घुसपैठिया का मतलब देश में घुसपैठ से नहीं, बल्कि सियासी घुसपैठ से है। और ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करें। उससे पहले अखिलेश यादव का पूरा बवालिया बयान सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। अखिलेश यादव 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से परेशान दिख रहे हैं। योगी जैसे जैसे कद्दावर होते जा रहे हैं, 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी पर ग्रहण लगता जा रहा है। लिहाजा अखिलेश किसी ऐसे चुनावी कार्ड की खोज में है जो योगी की इमेज को डेंट कर सके, और शायद घुसपैठिया वाला एंगल इसलिए उछाला जा रहा है। जाहिर है बीजेपी करारा जवाब देकर मैदान में उतर चुकी है। अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। बेहद गैर जिम्मेदार बयान उन्होंने देने का काम किया है। क्या योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार के सांसद, जिनको जनता बार बार जिता करके भेजने काम कर रही है, संसद में या विधानसभा के अंदर, प्रदेश की जनता ने उन्हें पहली बार तो संगठन ने बैठाया और दूसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया तो मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बन चुके हैं। सांसद के तौर पर गोरखपुर से शुरू हुआ योगी का सियासी सफर लखनऊ तक गहरी जड़ जमा चुका है। बाहर का मतलब क्या है? इंडिया के बाहर के हैं क्या? उत्तराखंड क्या हिंदुस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान से आए हुए हैं योगी जी हमारे? ये सब लोगों की राजनीति जो है बहुत ही गिर चुकी है। जो घुसपैठियों को लाने वाला है वही को घुसपैठिया लगेगा, और संत आदमी पे टिप्पणी करने वाला व्यक्ति घुसपैठिया ही हो सकता है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने रहेंगे, और अखिलेश यादव जी खुद ही भाग रहे वाले हैं। अखिलेश यादव जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, और जब वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, उनकी पार्टी की कोई जो है जनाधार नहीं बचा है, तो ऐसे बयान देना उनका लाजिमी है। उनका ये अपमान कतई कोई हिंदू समाज का व्यक्ति कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। हम सड़क से लेकर के और हर स्तर तक उनकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस छोड़ दें तो अखिलेश कमजोर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि घुसपैठिया अगर योगी हैं, तो फिर अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव भी उत्तराखंड से ही आती हैं। तो योगी उत्तराखंड से आते हैं तो फिर हर्ष क्या है? कर्मभूमि तो उत्तर प्रदेश ही है। तो अखिलेश जी तो सैफई के हैं, तो फिर आजमगढ़ क्यों जाते हैं? आजमगढ़ में घर क्यों बनाया? उनको तो पहले वहाँ से घर बेच करके सैफई आ जाना चाहिए, सैफई की राजनीति करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे होंगे तब यहाँ आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कराने का। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, ये नहीं पता है उनको।